हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोए। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है वो देखेंगे हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते, हमें नेक्ड आई से हम नहीं देख पाएंगे। उसे देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप चाहिए रहेगा, वो सारी चीजें चाहिए रहेगी। वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोला जाता है। जैसे कि रेनी सीजन में तुमने देखा होगा कि ब्रेड होता है वो जो खराब हो जाता है, ब्रेड या तो चपाती, हमारा रोटी जो होता है वो अगर थोड़ी भी खराब हो जाएगा तो उसमें जो गीला हो जाता है तो ऊपर है ना ब्लैक कलर के मॉइस्चर के वजह से ब्लैक कलर के कुछ ना कुछ ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं। वो सारी चीजें किस में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सो इस चैप्टर में हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, उसको हम अनएड आई से नहीं देख सकते हैं। कुछ उसमें फंगस भी होते हैं, कुछ जो होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं, और कुछ तो हम माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं। वैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई हुआ है। ग्रुप जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड अलगे। कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे फिगर में दिया है, पीछे के पेज में तुम्हें इसी चैप्टर में पीछे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। Virus are also microscopic but are different from other microorganism. Now वायरस आज का टाइम में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वायरस के बारे में नहीं जानता होगा। वी ऑल नो अबाउट वायरस। तो वायरस भी एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक है, पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग है। इनका क्या है, कुछ कैरेक्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ही डिफरेंट है। तो ये कैसे होते हैं? ये रिप्रोड्यूस कब करते हैं? जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं तो ही वो अपने आप को वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, पर ये जो वायरस है ये किसी ना किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो ही अपने को खुद को वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। बीच में बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, वो किसी भी बॉडी के अंदर जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है, प्लांट के अंदर, कोई एनिमल के अंदर, किसी भी चीज के अंदर वो जा सकता है। जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजिया, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। जो हमें जुकाम होता है, फ्लू होता है, कफ होता है, ये सारी चीजें वायरसेस के वजह से होती है। और कुछ सीरियस डिजीजेस भी है, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है। फिर कुछ डिसेंट्री और मलेरिया भी, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। Whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases। और tuberculosis और typhoid किससे? बैक्टीरियल डिजीजेस है। सो इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सी पिक्चर में दिया है बैक्टीरिया कैसा है, अलगे कैसा है, प्रोटोजोआ कैसा है, फंगाई कैसा है, सारी चीजें देखो इस पेज में पिक्चर में दिया है। ये पैरामोशियम, अमीबा, ये सारी चीजें प्रोटोजोआ में गिने जाते हैं, अलगे है, फिर फंगाई क्या होता है, और बैक्टीरिया यहाँ पर दिया गया है। पिक्चर से इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इस पेज पे देखो वायरस का पिक्चर दिया गया है, कैसा होता है वो, कैसे एक्चुअल नहीं, डायग्रामेटिक फॉर्म में वो दिया गया है। नाउ वेयर डज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? कहाँ ये लोग रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अलगे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलर। या तो वो लोग सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा सिंगल सेल होता है, वैसे भी हो सकते हैं, और मल्टी सेल्स भी हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, वो लोग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फंगाई अलग अलग है, अलगे है, वैसे। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy land। वो लोग हर जगह रह सकते हैं, ऐसे कोल्ड में रह सकते हैं, हॉट में रह सकते हैं, मार्शी लैंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं। वो लोग किसी ना किसी एनिमल्स या तो ह्यूमन के बॉडीज के अंदर भी रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ होते हैं जो किसी पे ही वो ग्रो होते हैं, और कुछ होते हैं वो खुद फ्रीली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरत होते हैं, जो हमारे लिए और
बहुत ही इजी वे में जरूरी होते हैं, और कुछ होते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज पैदा कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब कर्ड यानी दही जमाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, ब्रेड के लिए भी, केक के लिए भी हमें जरूरत है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peel, remain of elements, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कि जो क्लीनिंग अप में हमारे लिए मदद करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट में जो भी चीज वेस्ट है, एनिमल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल हो गया, वो सब कैसे मतलब फिर से हमारे लिए नेचुरली यूज होता है, तो वो किसके वजह से यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वो ये सारी चीजों को हार्मलेस और रियूजेबल सब्सटेंस में बना देता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में भी यूज होता है ये, और एग्रीकल्चर में ये सॉइल की फर्टिलिटी और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब तुम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे कर्ड बनता है बैक्टीरिया से। कर्ड जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड को फॉर्म करने में मदद करता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। वो मिल्क में मल्टीपल रिप्रोड्यूस होने लग जाता है फास्टली, और कर्ड के फॉर्मेशन बन जाती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, अचार बनाने में, ये सारी चीजों में बैक्टीरिया का यूज होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जो सूजी, फिर इडलीस एंड बाउतरास इज कर्ड। ये सारी चीजों में भी बैक्टीरिया यूज करता है। क्यों? कभी सोचा कि ये इसमें बैक्टीरिया क्या करता है? लेट्स सी क्यों यूज होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। अब जो ये बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन ऑफ राइस, ये सब में होता है, जिसके वजह से हमारा वो जो फूड है वो टेस्टी और अच्छा बनता है। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of this gas fill duct and increase its volume. This is on the basis of use of yeast in baking industry for making bread, pastries and cake. अब ये जो केक है हमारा, देखा होगा, केक तो सबने देखा होगा, केक ब्रेड एकदम सॉफ्ट होता है, और उसका एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्लफी टाइप का उसका जो भी है लेयर होता है। वो कैसे होता है? तो ईस्ट उसमें डाला जाता है, तो ईस्ट अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, और जो भी बबल्स ऑफ गैस है ना इसमें फिल हो जाते हैं। तो वो जो भी डग है, डग यानी आटा जो भी बना के रखा रहेगा, उसको उसमें क्या करता है, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फिल हो जाते हैं, तो उसके वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। देखो इस एक्टिविटी में दिखाया कैसे पहले ऐसा था, फिर वो देखो फूल कर ऐसा बन गया है, वो ईस्ट की वजह से होता है। यही प्रोसेस केक में यूज किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक बनाने में यही प्रोसेस यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे हम कॉमर्शियल यूज में कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा स्केल में यूज होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में। वाइन और एसिटिक एसिड, विनीगर जो हम फूड में यूज करते हैं, ये सारी चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो है अल्कोहल और वाइन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसलिए ईस्ट को उगाया जाता है। नेचुरल शुगर जो है प्रेजेंट है ना ग्रेन्स में, बार्ली, व्हीट, राइस, और जो फ्रूट को क्रश करके जूसेस होते हैं ना, फ्रूट जूसेस, उसमें से ये लोग निकाल कर उसे यूज करते हैं अल्कोहल, वाइन, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने में। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar in as alcohol is known as fermentation. जो ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है। लॉइस पैस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। यही है जिन्होंने पहली बार ये प्रोसेस डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए मेडिसिन जैसे यूज होते हैं, कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए मदद करते हैं मेडिसिन में।
Whenever you fall ill, all the doctor give you some antibiotic tablet, capsules और injection such as penicillin. जब भी हम बीमार पड़ते हैं क्या करते हैं डॉक्टर्स, हमें कुछ टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल या तो इंजेक्शन देते हैं, पेनिसिलिन कहा जाता है जिसे. द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो. अब ये जो हम सोचते हैं कि हम ये दवाई ले रहे हैं और हम ठीक हो जा रहे हैं, पर मेन सोर्स इसमें क्या है, जो भी चीजें हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं ये मेडिसिन. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब कहते हैं ना कि दर्द जो काटा ही काटा को निकालता है, वो ऐसी कुछ कहते हैं, याद नहीं है मुझे भी. ये जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें जो डिजीज हो रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है. तो ये हम दवाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ले रहे हैं. तो ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देता है या तो उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, जिससे हमें डिजीज हो रही है. सो इसको ऐसे मेडिसिन को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है. द डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड रेथोथ्रोमासाइन आर सम ऑफ द commonly used antibiotic which are made from fungi and bacteria. अब ये commonly used हुए हैं जो बैक्टीरिया और फंगाई से बने हैं. ये एंटीबायोटिक जो है वो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो लोग जो भी थे साइंटिस्ट लोग, वो लोग ने ग्रो कर उन्होंने वेराइटी ऑफ डिजीज से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाया. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रो infection in animal. They are also used to control many plant disease. और कुछ जो दवाई ऐसे भी है कि एनिमल में डिजीज ना हो, प्लांट में डिजीज ना हो, वो कंट्रोल करने के लिए भी ये लोग ने नए नए दवाई इन्वेंट किए हैं. When a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibiotics to fight the invader. अब जो भी अगर हमारे बॉडी में कोई वायरस एंटर कर रहा है जो डिजीज लेकर आ रहा है, तो हमारे बॉडी में इतनी एबिलिटी तो है कि वो एंटीबायोटिक खुद प्रोड्यूस करे ताकि वो वायरस से हम लड़ सकें. अभी देखा होगा कि ये कोरोना जो भी चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना में भी सब नई डेथ हो रहे हैं. कुछ लोगों के शरीर में जो है वो एंटीबायोटिक बन रहा है, तो वो इजीली उससे क्योर होकर आ जा रहे हैं. ये एग्जाम्पल इजी है, तुम्हें इजीली समझ में आएगा क्योंकि अभी वही चल रहा है. The body also remembers how to fight with the microbe and it enter again. हमारी बॉडी को पता होता है कि कैसे हमें ये डिजीज से लड़ना है. वो उनकी अपना बेस्ट कोशिश करता है उससे लड़ने के लिए. हमारे पास अगर अच्छे न्यूट्रिशन है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी में, तो हम इजीली लड़ सकते हैं. इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. अब कुछ डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझो वायरस, हमारे बॉडी में आ रहा है. हेल्थी बॉडी है हमारा, तो वो बॉडी क्या करेगा, फाइट करेगा और उस बैक्टीरिया को मार डालेगा कुछ एंटीबायोटिक अपने ही अंदर प्रोड्यूस करके. द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टर फॉर द डिजीज कॉसिंग माइक्रोब. और जो भी एंटीबॉडी बना वो हमारे बॉडी में ही रहेगा फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए, और वो डिजीज कॉसिंग माइक्रोब्स को मारते रहेगा अगर वो वापस बनेगा. तो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क. सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, ये सारी चीजें पहले, जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है, वैसे ही पहले ऐसे ये सारी डिजीज ऐसे थे ना कि इसके कुछ भी दवाइयां नहीं थी, पर धीरे धीरे साइंटिस्ट सब ने एक एक वैक्सीनेशन बनाया. तो हम वो वैक्सीनेशन लेते, तो अभी देखा होगा कि मुश्किल से किसी ना किसी को ऐसे डिजीजेस होते हैं. पहले तो ऐसा था कि ये ऐसे डिजीज होते थे तो सब मर जाते थे ज्यादा से ज्यादा लोग. सो ये है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए निकाला था 1798 में. हमारे चाइल्डहुड में हमने देखा होगा कि है ना, अभी सब जो भी न्यूली बॉर्न बेबी भी होता है उसे परफेक्ट इंटरवल में कुछ महीने के गैप्स में उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं. तो वो इंजेक्शन क्या रहते हैं, मेनली ये सारी डिजीज से बचने के लिए, उसे वो डिजीज ना हो इसके लिए वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती है. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीजेस. सारे चिल्ड्रन को ये सारी डिजीज से बचाने की बहुत जरूरी है. नेसेसरी वैक्सीन जो भी है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं. टीवी में भी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आता है पोलियो का, और जो भी
पोलियो के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप सारे बच्चों को दी जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे सब अलग अलग, ताकि पीपल अवेयर हो जाए और अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन दे। A worldwide campaign against smallpox has finally led to the extradition from most part of the world. स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में वो लोग ने इतना कुछ प्रोग्राम्स किया कि अभी धीरे धीरे वो पूरी दुनिया से ही खत्म होने वाला है ये डिजीज। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। इतने वैक्सीन आ गए हैं हर डिजीज के कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन के कि ह्यूमन और एनिमल को बहुत डिजीज से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है इसमें? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो मिट्टी में और एटमॉस्फेयर में जो भी है नाइट्रोजन, उसे वो इजीली सॉइल में ला देता है, इंक्रीज कर देता है सॉइल में नाइट्रोजन की फैसिलिटी, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अच्छे प्लांट्स आते हैं। उस माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। सी इस फिगर में दिया है कैसे नाइट्रोजन जो भी है वो फिक्सिंग बैक्टीरिया जो भी है वो, और अलगे का यहाँ पे पिक्चर दिया है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अलगे का मेनली यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब क्लीनिंग कैसे करते हैं? ये जो भी माइक्रोब्स है वो क्लीन कैसे करते हैं हमारे एनवायरमेंट में? कभी देखा होगा कि है ना, तुम लोग अभी ट्राई भी कर सकते हो तुम लोग कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है और फ्रूट्स है वो अगर तुम लोग ऐसे ही डाल दे रहे हो ग्राउंड में, तो थोड़े दिन के बाद 2 दिन में, विद इन 2 डेज में ही वो क्या हो जाता है? सड़ के डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर के फॉर्म में आ जाता है। और कभी कभी तो सॉइल उसे ले भी लेता है अच्छे से, एकदम इजीली वो वहां ही वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज हो जाता है। पर प्लास्टिक वैसे नहीं होता है। वैसे ही हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो भी वेस्ट है जो नेचुरली वो उसे वापस सॉइल में मैन्योर के फॉर्म में ला देता है, वैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये मैन्योर के फॉर्म में फिर यूज हो जाता है। जो भी न्यूट्रिशन है वो वापस से सॉइल पे जाके मिल जाता है, प्लांट्स को वापस मिल जाता है। और जो भी ये लार्ज अमाउंट में जो भी अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, जो भी डिकेइंग प्लांट, कहीं पे प्लांट ऐसे मतलब खराब प्लांट्स पड़े हैं ना, तो वो भी इजीली क्या करते हैं, ग्राउंड उसे ले लेता है। जो भी लैंड है वो उसे एब्जॉर्ब करके उसे मैन्योर के फॉर्म में बना देता है। तो मैन्योर क्या मिट्टी ऐसे ही खुद से नहीं बना रहा है, मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब करे, वो इजीली उसमें ऐसे कुछ लोग के पास पावर्स है कि वो उसे मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे। पर प्लास्टिक, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल, ब्रोकन पार्ट ऑफ टॉय, ये सारी चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसके वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिग्रेड कर देता है और हाँ, जो भी हमारे आजू बाजू के सब्सटेंस है जिसमें जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान कर सकते हैं, अगर कचरा ऐसी पड़ा रहेगा तो नुकसान करेगा और क्लीन नहीं रहेगा, फिर उसमें से गंदे स्मेल्स आएंगे। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या करता है, इजीली वो उसे डिग्रेड कर देता है और हमारी हेल्प करता है हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी। नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मेनी वेज। अभी हमने देखा कि वो बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं हमारे लिए, मेडिसिन में कर रहे, क्लीनिंग में कर रहे, बहुत से इसमें हमारे लिए मदद कर रहे। पर अब हम देखेंगे कि क्या है जो वो नुकसान दे रहा है हमें। Some microorganism cause disease in human beings, plant and animals. अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमें डिजीज दे रहे। Such disease causing microorganism are called pathogens. अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें डिजीज दे रहे हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को खराब कर देते हैं, क्लोथिंग, लेदर चमड़े का भी कुछ होता है तो उसे भी खराब कर देते हैं। और भी बहुत कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से है जो डिजीज देते हैं हमें, मतलब बीमारियां फैला रहे। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ।
अब ये जो पैथोजेंस है वो कैसे हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, कैसे हवा से वो आ जाते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वाटर से आ जाते हैं, खाना हम खा रहे हैं उससे आ जाते हैं। तो और ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है इजीली एक इन्फेक्टेड पर्सन से या तो कोई एनिमल से, वो इजीली दूसरे में चले जा रहा है। जैसे कि अभी कोरोना का ही ले लो कि हमें पता है कि अभी किसी को है तो उसके हैंडशेक करने से आ जाता है, अगर उसकी चीजों का हम यूज कर रहे हैं उसके टच से भी आ जाता है। ऐसे कितने सारे हैं, ऐसे अलग अलग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, एयर से फैलता है, वाटर से, फूड से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, और कम्युनिकेबल डिजीज है। ये इसे क्या कहा जाएगा, कम्युनिकेबल डिजीज, कि हम उस पर्सन से के साथ रहकर बात करेंगे तो भी वो हमें हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस इसका एग्जाम्पल है। इसमें हम कोरोना वायरस भी ले सकते हैं। अभी व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अब अगर किसी को कॉमन कोल्ड है समझो, वो अगर वो स्नीज कर रहा है, छींक भी रहा है, तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो मॉइस्चर्स, वो बहुत सारे वायरस होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। और ये क्या करते हैं फिर एक हेल्दी पर्सन के पास, अभी हम भी वही हवा सांस ले रहे हैं, तो हम जब उसे ब्रीथ करते हैं तो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो एंटर हो जाता है और फिर उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैरियर्स के जैसे एक्ट करते हैं, जो ये डिजीज कैरी करते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई यानी मक्खी, ये भी एक कैरियर है, उससे भी बहुत बीमारी होती है। वो एक गार्बेज पे बैठेगा, फिर वही एनिमल एक्सक्रीटा पे भी बैठेगा, फिर कुछ आके किसी फूड आइटम्स पे बैठेगा, उससे भी स्प्रेड हो जाएगा। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दोस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड दे ट्रांसफर द पैथोजन। अब वो वहां कितनी गंदगी से आ रहा है, फिर आके फूड पे, जो फूड अनकवर्ड है उस पे बैठ जाएगा, फिर उससे वो अगर उस फूड को कोई खाएगा तो उससे उसको हो जाएगा, नहीं तो वो फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा, वो फूड को जो भी खाएगा वो फिर बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल टू कीप द फूड कवर, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खाना को कवर करके रखो और जो भी अनकवर्ड फूड आइटम्स है उसे खाना छोड़ दो। और एक और एग्जांपल है जैसे कि फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो, फिगर में दिया है, देखो यही फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो है, जिसके वजह से क्या होता है, डेंगू वायरस। ये कौन से वायरस, फेमस है ये, पैरासाइट ऑफ मलेरिया होता है, इससे पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, जो और फीमेल एडिस मॉस्किटो होते हैं जो डेंगू वायरस लेके आते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर दिया है, ये फीमेल एनोफेलस का जो मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो यही है वो नाम है जिसका, मॉस्किटो का, जिसके वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया होता है पैरासाइट, और जो डेंगू है वो एडेस मॉस्किटो से होता है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, मॉस्किटो कहाँ से ब्रीड होता है, वाटर में ही वो रिप्रोड्यूस करता है। इसलिए जो भी वाटर है वो कहीं भी अगर एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, जैसे कि टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में एक्सेट्रा, कहीं वो जमा हो जा रहा है, तो हमें क्या, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखे, ड्राई रखे, सूखा रखे और उसमें मच्छर आने ही ना दे। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, बीमारी से बचनी है। तो सी स्टेबल फॉर्म में दिया है कि कौन सा ह्यूमन डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, कैसे वो फैलता है और कैसे उसे हम बचा सकते हैं। टेबल में इजीली दिया है कौन से डिजीज है, कैसे वो स्प्रेड होते हैं और कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है अलग अलग लोगों से या एयर से या कैसे, और वो उसके क्या क्या मेजर है, हम कैसे बचा सकते हैं उस डिजीज से, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो दिया है। फिर नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, कुछ एनिमल्स में भी होते हैं डिजीज। Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also in animals. कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, जो एग्जाम्पल दिया है डेंजरस होता है इन अदर एनिमल, सॉरी फॉर एग्जाम्पल anthrax is a dangerous human and common disease caused by a bacterium and mouth disease of cattle is caused by a virus. अब ये जो है ये डेंजरस डिजीज कैटल में माउथ में डिजीज हो जाता है उनको इस वायरस की वजह से। नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फैट्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिजीज इन
प्लांट्स लाइक वीट, राइस, अब जो जैसे हमें बीमारी होती है ना वैसे प्लांट्स को भी होती है, क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ बार तो ऐसे होते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से सारा जो क्रॉप है वो पूरा खराब हो जाता है। ये और जो भी इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और कुछ ना कुछ उसमें भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी होता है, अलग अलग डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और कुछ कॉमन प्लांट डिजीज भी यहाँ पर दिया है, देखो कि कैसे ये अलग अलग प्लांट से और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं और किसके वजह से होते हैं वो भी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग सबको पता होगा क्या होता है। फूड पॉइजनिंग हमेशा कैसे होता है? खराब खाना, मोस्टली खराब जो भी खाना है, स्पॉइल्ड फूड खाने से होता है मोस्टली, ज्यादातर। अगर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे तो हमारा वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी तो किसी किसी की डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं, जो हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं या तो फिर डेथ हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड इन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा खाना खाएं और उसे बचा कर रखें ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं? पहले के क्लास में तुमने पढ़ा था कि ब्रेड को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे मॉइस्ट प्लेस में तो उसमें फंगस आ जाएगा, फंगस अटैक कर देगा उसे, और उससे हमारा फूड स्पॉइल हो जाएगा। जो भी फूड है उससे गंदी स्मेल आएगी और उसकी कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा अंदर। बहुत सारे हमने पढ़े थे। फिर मैंगोस में भी देखा था कि थोड़े दिन बाद अगर हम देखेंगे तो वो खराब हो जाता है, ज्यादा दिन उसे हम ऐसे ही रखेंगे तो भी वो खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें सबको पता भी होगा, नॉर्मली लाइफ में डेली घर में भी देखा होगा कि कुछ खाने ऐसे खराब हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसे हम कैसे बचा सकते हैं वो भी सबको पता होगा। फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है। कुछ केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में कैसे है? जो भी सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो है वो फूड में डाला जाता है, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसे चेक किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव है सॉल्ट और एडिबल ऑयल। Therefore, they are called preservative. We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of. अब pickles अचार जो भी बनते हैं उसमें हम ज्यादा कुछ salts डालते हैं, नमक। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो हम लंबे समय तक रख के हम उसे यूज करते हैं, बहुत टाइम तक रख के यूज करते हैं, तो उसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे बचाने के लिए हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम उसे ऐड किए जा रहे हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये दो केमिकल है जो कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं फूड में। और ये सारे कहाँ यूज हो रहे हैं? देखो, जैम्स, स्क्वैसेस, ये सारी चीज में ये प्रिजर्वेटिव, ये दो प्रिजर्वेटिव वो लोग डालते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश और एजेस। मीट और फिश को जो है वो सुखा दिया जाता है। सूखी मच्छी सुना होगा, जिसमें सॉल्ट डाल देते हैं उसे और फिर उसे सुखा देते, तो वो बहुत दिन तक चलता है। फिर उसे रख के वो लोग बाद में यूज करते हैं। फिर सॉल्टिंग इज यूज्ड इन प्रिजर्व। आंवला को भी हम ऐसे, और रॉ मैंगोस, कच्चे आम, टर्मरिन, इमली, ये सारी चीजों में नमक डाल के रखो तो बहुत दिन तक वो चलती है, उसे हम बचा कर रख सकते हैं खराब होने से। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे? जैम्स, जेली, स्क्वैसेस जो है उसमें शुगर होता है, तो शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम होती है, तो जिसकी वजह से फूड जो है जल्दी स्पॉइल नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर। ऑयल और विनीगर भी यूज कर सकते हैं हम। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. अब जो ऑयल और विनीगर डालते हैं तो उसकी वजह से ऐसा क्रिएट हो जाता है वहां पे एटमॉस्फेयर की, उसमें है ना बैक्टीरिया नहीं रह सकते। जो भी वेजिटेबल, फ्रूट है, फिश है, मीट है, ये सारे है ना मोस्टली ऑयल और विनीगर डाल के वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। कैसे अलग अलग टेम्परेचर पे भी रख के हम उसे यूज कर सकते हैं वो फूड को। देखा होगा कि है ना, अब पेरेंट्स, हमारी मदर जो है वो मिल्क को बॉईल क्यों करते?
उसे रखने से पहले उसे उबाल दिया जाता है। क्यों? उससे क्या होता है, बॉइलिंग से जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और वो उस फूड को हम फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फिर वो क्या होता है, लो टेम्परेचर रहता है, तो जिसकी वजह से उस लो टेम्परेचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाता है। तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में जो भी फूड रखते हैं वो थोड़े टाइम तक वो स्पॉइल नहीं होता है फूड। नेक्स्ट इज पेस्चराइज मिल्क, जो हम कंज्यूम करते हैं बिना बॉइलिंग के लिए, वो क्या है, वो फ्री है, व्हाट डिजीज से वो फ्री है। पेस्चराइज मिल्क, जो पैकेट में मिल्क आते हैं ना, वो उसे पेस्चराइज किया जाता है पहले। तो उसे एक प्रोसेस है पेस्चराइजेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, मिल्क को पहले हीट किया जाता है, फिर उसे वो भी हीट कैसे 70 डिग्री सेल्सियस से 15 to 30 सेकेंड, और सडनली अचानक उसे फिर चिल किया जाता है, ठंडा करके स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रोब्स नहीं बढ़ पाते हैं। इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था, लोइस पेस्टर ने। उन्हीं के नाम से इस प्रोसेस का नाम दिया गया पेस्चराइजेशन। मिल्क फैक्ट्री में देखा होगा, होप सो सबने। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोर करके और पैक करके भी हम कोई भी फूड को बचा सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट और इवन वेजिटेबल को भी है ना, देखा होगा कि एयरटाइट पैकेट्स में आजकल बेचने लगे हैं सब। ड्राई फ्रूट्स देखा होगा, पर वेजिटेबल भी आजकल सब ऐसे ही बेचने लगे हैं कि उसे स्टोर करके रख देते हैं तो कुछ समय तक वो चल जाता है करके। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। देखा तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में मदद करता है। लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, रूट्स में होता है, कि जो भी राइजोबियम है वो लिव इन द रूट नोड्यूल्स में रहता है। ये प्लांट्स के नाम दिए, बीन्स, पीस, ये सारी चीजों में, जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। वो प्लांट में उसे रहने के लिए जगह दे दे, वो रूट जो है उसे उसमें रहने के लिए जगह दे देता है, और ये क्या करता है, उसे नाइट्रोजन फिक्स करके वो सॉइल में उसे डाल के वो प्लांट को देता है। दोनों में गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग की वजह से भी होता है, बट जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसे कैसे ये प्लांट्स यूज कर रहे हैं, वही है नाइट्रोजन साइकिल। सी यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे एक साइकिल के फॉर्म में दिया है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे यूज होता है। तो पहले यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये रूट है लेगुमिनस प्लांट का, जिसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, यहाँ वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो सी नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। एटमॉस्फेयर में मोस्टली 78% नाइट्रोजन गैस है। जो भी नाइट्रोजन है वो बहुत ही जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सबके लिए बहुत जरूरी है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन ना ही प्लांट्स ले सकते हैं ना ही एनिमल्स ले सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन अर्गे जो भी प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, नाइट्रोजन वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसे ऐसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देते हैं कि वो यूज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट को, सीधे सॉइल से ही यूज करते हैं। एयर के इसको वो लोग सॉइल में लेके आ जाते हैं ये बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन is then used for the synthesis of plant protein and this compound. Animal feeding on plants get this protein and other nitrogen compound. When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compound to be used by the plant again. अब कोई प्लांट डाई हो रहा है या तो एनिमल भी मर रहा है तो उसका जो बैक्टीरिया वो फिर उसे मोस्टली क्या होता है, वो मिट्टी में ही दफन हो जाता है, मतलब बरी हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, फिर वो सॉइल में आते हैं, वो नाइट्रोजस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं और जो भी है प्लांट में वापस वो यूज कर देता है वो बैक्टीरिया की वजह से। सर्टेन अदर बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है एटमॉस्फेयर में। इसके वजह से जो भी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो मोर और लेस होते जाते हैं, कांस्टेंट होते जाते हैं। सी यहाँ पे दिया है ये साइकिल फॉर्म में। पहले अपटेक ऑफ प्लांट्स है वो कैसे, पहले एटमॉस्फेरिक है, फिर लाइटनिंग, फिर वो वापस जा रहा है सॉइल में, फिर वापस वो डेथ से वापस एनिमल्स में जा रहा है। ये एक साइकिल जैसे फॉर्म में होता ही रहता है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे सॉइल के लिए, ताकि नाइट्रोजन इजीली मिल सके प्लांट्स को। सो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, इंटरेस्टिंग था। ओके, थैंक यू।